नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 29 सामान्य मानव रोगों के बारे में भाग 4। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कृमि से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और इसके अतिरिक्त हम ऐसे रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो एक व्यक्ति में होने पर दूसरे में नहीं फैलते हैं। सबसे पहले आता है आपका कृमि द्वारा उत्पन्न रोग। इसको कृमि जनित रोग भी कहते हैं और कृमि जनित रोगों में पहले नंबर पर और मुख्य जो भाग आता है उसको हम कहते हैं हाथी पांव रोग। ये एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति का एक तरफ का पैर जो होता है हाथी जैसा मोटा हो जाता है और एक तरफ का जननांग प्रभावित होता है। इसके रोगजनक कृमि का नाम होता है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक कृमि का यदि मानव शरीर में संक्रमण हो जाता है तो फाइलेरिया रोग या फील पाव या हाथी पांव रोग हो जाता है। जहां तक इस कृमि के संक्रमण की बात की जाती है तो इस कृमि का संक्रमण एडीज व क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा होता है। देखिए, वापस मच्छर हमारे लिए, मानव जाति के लिए खतरनाक रूप लेते जा रहे हैं। मच्छरों के कारण हमारे इस रोग का संचरण होता है। जहां तक इसके उद्भवन अवधि की बात करें, यदि किसी व्यक्ति में उद्भवन होता है उसके लगभग 8 से 16 महीने के बाद इसमें इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। अर्थात इसका उद्भवन काल लंबा होने के कारण मानव को यह एहसास नहीं हो पाता है कि वो आपके वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक कृमि से संक्रमित हो गया है। इसके रोगों की लक्षण में देखें तो बुखार आने लगती है, लसिका वाहिनियों में सूजन आने लगती है और विशेष रूप से मानव का एक तरफ वाला हिस्सा प्रभावित ज्यादा होता है। शरीर में पैरों, छाती, वक्ष व अंडकोश में सूजन आ जाती है, अर्थात एक पैर तथा जननांगों वाला हिस्सा प्रभावित होगा। पैरों में अत्यधिक सूजन आएगी जिसकी वजह से उस पैरों का जो आकार रहता है वो अत्यधिक मोटा हो जाता है और इससे व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है और ये एक अनुत्क्रमणीय रोग है। अर्थात एक बार यदि ये रोग हो जाता है इसके कृमियों का तो नाश किया जा सकता है, लेकिन इस रोग से रिवर्स में जाना मुश्किल होता है क्योंकि पैर भारी हो चुका है जिसको सही करना संभव कम है। रोकथाम में उपचार की बात करें, पहले रोकथाम में आता है मच्छरों का निपटान करना, अर्थात एडीज और क्यूलेक्स मच्छरों को मार देना चाहिए। जिस जिस स्थानों पर ये मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं वहां पर आपके मच्छरनाशी रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। घरों व दरवाजों की खिड़कियों पर जालियां लगा देनी चाहिए और जहां जहां पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है या जहां पर एडीज और क्यूलेक्स पनप सकते हैं वहां पर आपके मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। और अगर रोग का पता चल जाता है तो हमें एक एक्सपर्ट चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अगला आता है गैर संक्रामक रोग। ऐसे रोग जो गैर संक्रामक होते हैं अर्थात एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहते हैं, उस व्यक्ति के कारण अन्य व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गैर संक्रामक रोग कहलाते हैं। मधुमेह इसमें एक महत्वपूर्ण है, हृदय वाहिका रोग है, उच्च रक्तदाब जिसको हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है, हृदय धमनी रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कैंसर है और एलर्जी है। ये सारे ऐसे रोग हैं जो व्यक्ति विशेष तक तो सीमित रहेंगे लेकिन ये आगे की तरफ फैलाव नहीं दर्शाते हैं। मधुमेह रोग, डायबिटीज मेलिटस किसे कहते हैं? यदि मानव में उपस्थित अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन के संश्लेषण में कमी कर दी जाए तो हमारे ग्लूकोज स्तर जो होता है रुधिर में वो बढ़ने लगता है। अगर ग्लूकोज का स्तर जो है वो आपके बढ़ जाएगा तो उस परिस्थिति में उसको हम मधुमेह रोग के नाम से जाना जाता है। एक सामान्य परिस्थिति में किसी व्यक्ति में जो शर्करा का स्तर है वो 70 से 100 के बीच में या लगभग 125 तक अधिकतम होना चाहिए। यदि शर्करा का स्तर रुधिर में इससे ज़्यादा हो जाता है तो ये आपका खतरनाक स्थिति होती है। पहचान कैसे करेंगे? रोग का पता लगाने के लिए रक्त व मूत्र का परीक्षण किया जाता है, अर्थात मार्केट में आजकल ऐसे उपकरण उपस्थित है जो ब्लड टेस्ट द्वारा आपके मधुमेह रोग होने का संकेत दे सकते हैं। इसके अलावा मूत्र परीक्षण भी किया जाता है। मूत्र में यदि ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित मिलती है तो उस परिस्थिति में आपको मधुमेह होने की संभावना रहती है। मधुमेह दो प्रकार के होते हैं। आप द्वारा
यहाँ पर जो पढ़ा जा रहा है वो मधुमेह डायबिटीज मेलिटस के नाम से जाना जाता है। कारण मैंने आपको बता दिया है कि हमारे शरीर में एक पत्तीनुमा अंग पाया जाता है जिसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं, और ये जो अग्नाशय होता है वो इंसुलिन संश्लेषण करता है। इंसुलिन का जो स्तर होता है यदि वो कम हो जाता है एक निश्चित स्तर से, तो उस परिस्थिति में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पर मानसिक तनाव युक्त परिस्थितियां इसका एक कारण हो सकती है, आनुवांशिक या वंशागत भी हो सकता है। अर्थात बहुत सारी बार अगर किसी के परिवार में अपने माता पिता या अपने पूर्वजों में अगर आनुवांशिक रूप से ये बीमारी उपस्थित है तो निस्संदेह ये अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित होती है। लक्षण क्या है? रक्त में ग्लूकोज की सामान्य से अधिक मात्रा का पाया जाना, अर्थात यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, अर्थात ग्लूकोज का स्तर सामान्य से बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित होते हैं उनको बार बार मूत्र त्याग का एहसास होने लगता है, बार बार उसको मूत्र त्यागने के लिए जाना पड़ता है। भूख और प्यास अधिक लगने लगती है, बार बार उसको पानी की लत लगेगी, बार बार प्यास लगेगी, भूख लगेगी। घाव भरने में जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है, अगर उसके चोट लग जाती है तो उसका चोट जो लगा हुआ भाग है वो क्षतिग्रस्त भाग जल्दी से ठीक नहीं होता है, और अधिक गंभीर स्थिति होने पर रोगी बेहोश हो जाता है, और अत्यधिक गंभीर स्थिति में बेहोश होकर के कोमा में चला जाता है, और वापस उसका कोमा से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मधुमेह बीमारी के कुछ सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें तो पेशाब आना इसका पहला सामान्य लक्षण है। अत्यधिक प्यास लगने लगती है और हमेशा थका थका रहता है, अर्थात ऐसे रोगी व्यक्ति को हमेशा थकान का एहसास होता है और थकान की वजह से वो अपना कार्य पूर्ण दक्षता से नहीं कर पाता है। अचानक से वजन कम होने लगता है और चोट लगने पर ठीक नहीं होना, ये एक सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि एलर्जी के ऐसे लक्षण हैं, मधुमेह के ऐसे लक्षण हैं जो सामान्य रूप से देख सकते हैं। रोकथाम व उपचार, आहार नियमित एवं नियंत्रित रखना चाहिए, अर्थात जो भी मधुमेह के व्यक्ति होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनको अपने आहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों की मात्रा कम कर देनी चाहिए। डॉक्टर से संपर्क कर औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। व भोजन लेने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन भी डॉक्टर के परामर्श पर लिया जा सकता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मधुमेह रोग जो है उसको नियंत्रित रखना आवश्यक होता है, और रखने के दो उपाय हैं। एक होता है हमारे दिनचर्या पर जो लाइफस्टाइल है उसको कंट्रोल करके हम एक्सरसाइज द्वारा कार्बोहाइड्रेट घटा करके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है औषधि का प्रयोग करना। अगला जो रोग आता है, जो गंभीर और घातक रोग है, उसका नाम है हृदय वाहिका रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। वास्तव में ये बीमारी होती कब है? देखिए, ये हमारी रुधिर वाहिनी है, ये आपकी सामान्य रुधिर वाहिनी होती है, और रोगी व्यक्ति जो होता है उसकी रुधिर वाहिनी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने के कारण आपके हृदय वाहिका रोग हो जाता है। तो रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल निक्षेपण से रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे ही इसका मार्ग संकरा हो जाता है तो रुधिर का प्रवाह जो होता है वो घट जाता है। हृदय में रक्त आपूर्ति कम होने से उसके हृदय की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। मोटापे व मानसिक तनाव से भी ये हृदय आघात उत्पन्न करने के लिए ये रोग सहायता प्रदान करता है। अर्थात ऐसे रोगियों को हृदय आघात होने की आवश्यकता रहती है, विशेष रूप से जो मोटे व्यक्ति होते हैं और जो ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं। अतः अगर आप चाहते हैं कि हृदय से संबंधित रोगों को कम करना सुनिश्चित किया जाए तो आदमी को हंसी खुशी स्वस्थ रूप से अपना जीवन यापन करना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, खूब घूमना फिरना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो हृदय वाहिका रोग में ये जो हमारे हृदय के अंदर वाहिनी है, ये यहाँ पर ये पीला पीला सा कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, यही कोलेस्ट्रॉल इस रोग का मुख्य कारण बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का नियंत्रण रखना भी जरूरी होता है। शरीर में जरूरत से ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होने पर यह घातक होती है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी या अति रक्तदाब किसे कहते हैं? अर्थात मानव का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो 80-120 mmHg होता है।
अगर इसका मान 80 से अधिक और 120 से अधिक हो जाए तो उस परिस्थिति को हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति या रोगी हाई बीपी से पीड़ित है तो उसके अंदर सिर दर्द होना, चेहरा लाल होना, छाती में दर्द होना, चक्कर आने लग जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई आने लगती है और अत्यधिक हाइपरटेंशन की स्थिति में नाक से खून बाहर आने लगता है और दिल की धड़कन जो होती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और अधिक घातक अवस्था में यदि बहुत ज़्यादा बीपी हो जाता है, उस परिस्थितियों में धमनियाँ फट जाती है, उस परिस्थिति में व्यक्ति लकवाग्रस्त हो सकता है। अतः स्वस्थ जीवन यापन के लिए हमें अपने जो रक्त दाब है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए और नियंत्रण रखने के वो सारे उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि इस पर एक नियंत्रण रखा जा सके। लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, खान पान का ध्यान रखना, ये इसका एक महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। हाइपरटेंशन में क्या क्या हो सकता है, देखिए कई लोगों में हाइपरटेंशन के कोई लक्षण ही नहीं होते, एसिम्प्टोमेटिक होता है। बहुत सारी बार किसी व्यक्ति का जो शरीर होता है वो हाई बीपी के लिए एडजस्ट हो जाता है तो उसके अंदर वो एसिम्प्टोमेटिक स्थिति आ जाती है। बहुत सारे लोगों में थोड़ा सा भी अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो चक्कर आने लगता है या उसको चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कई सालों तक एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि मेरा बीपी हाई है या नहीं है। कुछ मामलों में छाती और सीने में तेज दर्द होने लगता है। सीधा सा ये कहा जा सकता है कि इसकी कुछ परिस्थितियां एसिम्प्टोमेटिक होती है और ऐसे रोग जो आपके एसिम्प्टोमेटिक होते हैं वो अधिक खतरनाक होते हैं। इससे बचना बहुत आवश्यक होता है। रोकथाम व उपचार, इसके रोकथाम और उपचार की यदि बात करें तो कम वसा युक्त भोजन करना चाहिए, अर्थात वसा की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। घी और तेल जो खाया जाता है हमारे दैनिक जीवन में उस पर नियंत्रण होना चाहिए। मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके योगाभ्यास करना चाहिए। योग करने से भी इसको नियंत्रण किया जा सकता है। शरीर का भार नियंत्रित करना आवश्यक होता है। अगर हमारा शरीर का भार नियंत्रित रहेगा तो हमारे बीपी नियंत्रित रहेगा। और औषधियों का प्रयोग सदैव डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए, अपने स्तर पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने हृदय वाहिका रोग की बात की। हृदय से संबंधित दूसरा जो खतरनाक रोग आता है जिसको हम सीएडी के नाम से जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग जो होता है, रोग की एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर सीने में तेज तीव्र दर्द होने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। व्यक्ति जो होता है उसके बहुत तेज पसीना आने लगता है, उल्टियां होने लगती है और कभी कभी रक्त के थक्के बन जाने से रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है। तो सीएडी जो है ये एक खतरनाक बीमारी है जो हृदय में जाकर के हमारे आगे मृत्यु का कारण बन सकती है। इसके रोकथाम व उपचार की बात करें तो वसा युक्त आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अव्यवहार रोके अर्थात अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहिए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारे जो हाइट है उसके हिसाब से जो एक वजन निर्धारित किया गया है उसको रखना जरूरी है। बॉडी मास इंडेक्स जिसको अपन कहते हैं। धूम्रपान व नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। और डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर हमारे ईसीजी करवाने की सलाह देता है, अर्थात ईसीजी करवाने पर उस ईसीजी के ग्राफ से जो ग्राफिकल निरूपण है वो डॉक्टर को बताता है कि इसकी रोग की गंभीरता कितनी है। कोरोनरी आर्टरी की वापस बात करते हैं तो देखिए यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी धमनी एकदम चौड़ी रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं रहती है, एक देखो सामान्य धमनी है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी के सीएडी है अर्थात कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उस परिस्थिति में उसके इसके धमनी के भीतर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा और कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से इसका जो मार्ग है वो संकड़ा हो जाता है। और मार्ग संकड़ा होने पर क्या होगा, आपके रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो होता है, अर्थात जो हमारे हृदय के अंदर ये हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है जो हृदय के अंदर आपके रुधिर प्रवाह कर रही है, हृदय को स्वयं को पूरा रुधिर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। इस परिस्थिति में हमारे ये जानलेवा हो सकती है। ओस्टियोपोरोसिस क्या है, नाम से पता चल रहा है ओस्टियो मतलब हड्डियों में, पोरोसिस यानी छिद्रित हो जाना। कि बहुत सारी बार हमारे शरीर में
डीमिनरलाइजेशन यानी विखनिजीकरण की वजह से हड्डियों में उपस्थित लवण जो रहते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं और वो बाहर निकल करके रुधिर में जाते हैं, रुधिर से मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस परिस्थिति में अस्थियां बहुत कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी होने लगती है और भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब होता है चलते चलते हड्डी टूट जाती है। सामान्य परिस्थितियों में हड्डियों का टूट जाना ये एक स्थिति गंभीर है। लक्षण है अस्थियों में दर्द रहना और सूजन आ जाना। जैसे ही हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो निस्संदेह चलने फिरने में समस्या आने लगती है। पहले हड्डियां धीरे धीरे पतली होती है और भंगुर का मतलब होता है एकदम से कट करके ये टूट जाती है। इसका उपाय क्या है? विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और साथ ही कैल्शियम युक्त आहार का प्रयोग करना चाहिए। फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए और डॉक्टर की देख रेख में औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है विशेष रूप से ये महिलाओं में मेनोपॉज की स्थिति में अधिक होता है। अर्थात ऐसी महिलाएं जिसमें मासिक चक्र प्राकृतिक रूप से 45 वर्ष या से 50 वर्ष के बीच में रुकने लगता है, तो वहां पर हार्मोन असंतुलन के कारण आपके ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी देखने को मिलती है। कैंसर या अर्बुद किसे कहते हैं? देखिए, मानव शरीर में कोशिकाओं का यदि अनियंत्रित विभाजन होने लग जाता है, अवांछित वृद्धि होने लगती है, तो उस परिस्थिति में वो जो कोशिकाएं जो सामान्य संपर्क संदमन को नहीं मानती है, वो जाकर के गुच्छा बना लेती है और ये गुच्छा बनाने पर ये कोशिकाओं का एक समूह बनता है जिससे एक गांठ बन जाती है, जिसको ट्यूमर के नाम से जानते हैं। यही हमारी रोग की स्थिति है। रोग की स्थिति में देख सकते हैं कैंसर जो होता है उसको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं, इसकी गंभीरता और घातकता के आधार पर। एक होता है सूदम अर्बुद और एक होता है दुर्दम अर्बुद। अर्थात बेनिग्न ट्यूमर जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर सूदम अर्बुद हो जाता है वो एक निश्चित स्थान विशेष पर ही रहता है। आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिसके मस रहते हैं, वो जो मस रहते हैं वो सूदम अर्बुद की श्रेणी में आते हैं। ये है कैंसर का एक प्रकार, लेकिन घातक नहीं होता है क्योंकि वो स्थान विशेष तक एक सीमित रहता है और अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। दूसरी बात करें तो दुर्दम अर्बुद क्या है? ऐसा अर्बुद जिसकी कोशिकाएं जो है हमारे शरीर में गमनशील रहती है, अपना स्थान परिवर्तित कर देती है, जिसके कारण साहब ये आगे जाकर के घातक हो सकती है। तो कैंसर कोशिकाएं अपने उद्गम स्थल पर ही अगर रह जाती है, आसानी से सर्जरी द्वारा इसको हटाया जा सकता है। इसको सूदम अर्बुद के नाम से जानते हैं। जैसे शरीर पर मस का पाया जाना, अगर किसी व्यक्ति में शरीर में मस हो रहा है तो ये सूदम अर्बुद है और आप कट लगा करके या अन्य किसी भी विधि द्वारा इसको हटा सकते हैं। लेकिन यदि आपके शरीर में दुर्दम अर्बुद है, कैंसर कोशिकाएं अपने उद्गम स्थल से गमन करके शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाती है और अगर ये हमारे शरीर से विभिन्न भागों में दूर दूर तक फैल जाती है, उस परिस्थिति में ये हर भाग में कैंसर फैलाती है। यह गंभीर स्थिति है और इसका इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सूदम और दुर्दम अर्बुद को इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। ये मान लीजिए मानव शरीर का एक भाग है। इस स्थान पर उपस्थित कोशिकाओं ने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अर्थात संपर्क संदमन समाप्त कर लिया। अर्थात सामान्यतया क्या होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति रहता है उसके शरीर में जितनी कोशिकाएं पाई जाती है परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है, परस्पर एक दूसरे में कुछ गड़बड़ होने की स्थिति में उसका नियंत्रण करती है। इसे हम संपर्क संदमन कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। अगर कोई भाग जहां पर यह संपर्क संदमन समाप्त हो चुका होता है तो वहां की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर के कोशिका विभाजन करने लगती है, जिसके कारण से उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और एक गांठ बन जाती है। अगर ये गांठ एक स्थान विशेष पर ही रहे, स्थानीकृत रहती है, जिसको लोकलाइज्ड बोलते हैं, उस परिस्थिति में सूदम अर्बुद होता है। ऐसा हम मस की स्थिति में देख सकते हैं। ये ज्यादा घातक नहीं है। लेकिन अगर जिस जगह पर ये गांठ बनी है वो गांठ बन करके अगर अपनी कोशिकाओं को अन्य स्थानों पर फैला देती है, फैल करके ये आपके गमन दर्शाने लगती है, तो ये आपकी दुर्दम अर्बुद होती है। अर्थात कैंसर की वह अवस्था जो पूरे शरीर में फैल करके हमारे मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण बनती है।
कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, वैसे कैंसर जीन जो पाई जाती है सभी स्वस्थ व्यक्तियों में भी पाई जाती है। ऐसे कारक जो उस कोशिका में उपस्थित कैंसर जीन को सक्रिय बना देती है, उसको हम कैंसरजन या कार्सिनोजन कहते हैं। ये कुछ भी पदार्थ हो सकते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो लगातार अगर घाव लगते रहते हैं तो वो भी एक कारण बन सकता है। धूम्रपान करना हो सकता है, या ऐसे स्थानों पर हम ज़्यादा रह रहे हैं जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है तो ये हो सकता है। और ये जो होता है, इसका मुख्य कारण होता है प्रोटोऑन्कोजीन्स, अर्थात प्रत्येक कोशिका में एक विशेष जीन पाई जाती है, वो जीन निष्क्रिय रहती है। ऐसे कोई भी कारक जो उस कोशिका में इस प्रोटोऑन्कोजीन को सक्रिय बना देते हैं, वो आगे जाकर के कैंसर प्रकट करने लगती है, उसमें कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन समाप्त हो जाता है। हमें क्या-क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले नमक का कम प्रयोग करना चाहिए। सुबह की धूप खानी चाहिए, अर्थात सुबह उठते ही अगर जो सूर्योदय होने के बाद में या सूर्य उदय के कुछ समय पश्चात अगर हम धूप में रहते हैं तो हमारे विटामिन डी का संश्लेषण होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। प्लास्टिक में खाना नहीं खाना चाहिए, आजकल प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। आप कहीं शादी विवाह में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, वहाँ प्रयोग में लाए जाने वाले सारे बर्तन प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक जो रहता है वो हमारे लिए घातक होता है। ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि हम प्लास्टिक रहित जीवन जीने की कोशिश करें। रेड मीट का प्रयोग कम करना चाहिए, वजन को नियंत्रित रखना चाहिए, धूम्रपान और शराब के प्रयोग पर एक लगाम लगानी चाहिए, कैंसर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। मतलब प्रत्येक मानव को समय समय पर हमारे स्वास्थ्य का परीक्षण करवाना चाहिए। एक चिकित्सक की परामर्श के अनुसार विभिन्न प्रकार के अगर जांच कर दी जाए, टेस्ट कर दिए जाए तो हमें इसके बारे में पहले ही पता चल सकता है। और स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद का होना भी बहुत आवश्यक है। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो ये जा करके आगे समस्या उत्पन्न कर सकता है। लक्षण क्या है? शरीर के अंगों पर गांठों का पाया जाना, विभिन्न प्रकार की जो गांठें बनती है वो इसका एक कारण आपके लक्षण के रूप में प्रकट होता है। घावों का शीघ्रता से सही नहीं होना, अगर किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है, अगर वो कैंसर से पीड़ित है तो उस परिस्थिति में वो चोट ठीक नहीं होती है। बोलने, खांसने और निगलने में कठिनाई होने लगती है। बहुत सारे व्यक्तियों को जब बकल कैविटी का कैंसर हो जाता है, मुख का कैंसर हो जाता है, तो न तो वो ढंग से बोल पाता है, न वो खांस पाता है, वह उसको भोजन को और पानी को निगलने में भी समस्या आने लगती है। कुछ महत्वपूर्ण लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर चाहते हो कि हम कैंसर मुक्त रहें, कैंसर हमारे नहीं हो, अगर हो गया हो तो उसका किस समय इलाज कराया जाए, उसके लिए निम्न मुख्य आपके लक्षण हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पेशाब में अगर कठिनाई आती है तो हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। पेशाब मल में अगर खून आता है तो हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। त्वचा में बदलाव का आना, अंडकोश में बदलाव का आना, ये भी कैंसर का एक प्रतीक हो सकता है। हो सकता है बिना वजह, अगर बेवजह आपके शरीर में वजन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है तो हो सकता है कैंसर हो, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खाना निगलने में कठिनाई है, महिलाओं में विशेष रूप से जो स्तन होते हैं उनमें अगर बदलाव आने लगता है तो उस परिस्थिति में आपके कैंसर हो सकता है। और यदि किसी महिला में 1 महीने में 1 से अधिक बार अगर पीरियड्स आने लग जाते हैं, मासिक चक्र चलने लगता है, तो ये भी हमारे रोग की एक स्थिति होती है, इससे भी बचना चाहिए। रोकथाम व उपचार क्या है? समय समय पर कैंसर की जांच करवाते रहना चाहिए, अर्थात 1 साल या 2 साल में अनिवार्य तौर पर एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाकर के सामान्य बॉडी चेकअप करवाना चाहिए जिससे कि ये कैंसर नहीं हो। दैनिक जीवन में व्यायाम को सम्मिलित करना चाहिए, साथ ही हमें संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित आहार, एक नियमित दिनचर्या हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान करती है। धूम्रपान व नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, और जो भी औषधियों का प्रयोग किया जाता है बिना डॉक्टर की सलाह के औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव की एक आदत होती है, हमारे कुछ भी स्थिति जब बिगड़ने लगती है तो हम सीधे मेडिकल की दुकान पर जाकर के दवाइयाँ ले लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगला जो रोग आता है वो एलर्जी, ये भी आपके गैर संक्रामक रोग है। एलर्जी किसे कहते हैं कि शरीर में किसी बाह्य पदार्थ के प्रति
अति संवेदनशीलता का पाया जाना, यानी कि बहुत सारी बार आपने देखा होगा जब हम नए वातावरण में चले जाते हैं तो नए वातावरण में जाने पर आप क्या देखते हैं, अचानक से छींक आने लग जाती है, नाक में से पानी आने लग जाता है, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, या कभी कभी हमारे शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। ये सारे एलर्जी के संकेत हैं। एलर्जी के कारण क्या है? ऐसे कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं एलर्जन कहलाते हैं। सामान्य रूप से एलर्जन जो है वो हो सकता है परागकण हो, पंख हो, कुछ पशुओं के जो परजीवी कीट होते हैं वो भी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को खाद्य पदार्थों से एलर्जी होती है, विशेष रूप से गेहूं में पाई जाने वाली ग्लूटीन प्रोटीन जो रहती है वो कई व्यक्तियों में एलर्जी उत्पन्न करती है। इसके अलावा किसी गंध विशेष से एलर्जी हो सकती है, या कुछ औषधियां जो है वो भी एलर्जी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए एलर्जी होने की स्थिति में आपको सावधानी रखनी चाहिए, या हमें उस स्थान से दूर रहना चाहिए, या उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एलर्जी के लक्षण क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया था, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, नाक का बहना, आंसुओं का आना, और उसके साथ साथ बहुत सारी बार लगातार छींक आने लगती है। लगातार छींक का आना ये भी आपके एलर्जी का प्रतीक है। सांस लेने में समस्या आना और बुखार आ जाना, ये भी हमारे एलर्जी का एक संकेत होता है। इसलिए एलर्जी जो है उसका ध्यान रखने के लिए हमें एलर्जी का परीक्षण करवाना चाहिए। बार बार छींक आना, आंखों से पानी निकलना, होठ, आंख, जीभ सूज जाना, कान में खुजली होना, उल्टी होना, चकत्ते होना, पेट दर्द होना और कभी कभी दस्त लगना, ये एलर्जी के कारण हो सकते हैं। मतलब एलर्जी जो है व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति में हो सकता है एलर्जी किसी और एलर्जन के कारण हो, तो इसको हम एक सामूहिक रूप से यहाँ पर बात करें कि एक सामान्य लक्षण है। अगर मान लो किसी को पराग कणों से एलर्जी है तो उस पर दो प्रभाव देखने को मिलते हैं। या तो वो नाकों में जाकर के लगातार छींक आएगी और नाक में से पानी आने लग जाएगा, और बहुत सारी बार उसके प्रभाव से हमारे त्वचा में खुजली चलने लग जाती है। ये भी एक कारण हो सकता है। रोकथाम व उपचार, अगर किसी व्यक्ति में एलर्जी हो चुकी है तो रोकथाम के लिए भी एलर्जन से उचित दूरी बना करके रखनी चाहिए, एंटी एलर्जिक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए और प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। अर्थात योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्याय 29 जो है उसका भाग 4 समाप्त कर चुके हैं। इसमें हमने आपको विभिन्न प्रकार के असंचारी रोगों के बारे में बताया, और निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं, एक श्रेष्ठ दिनचर्या तथा संतुलित आहार का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। रोगों से बचने का यही एक अच्छा और श्रेष्ठ उपाय है। नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।